आज बात करेंगे जोधपुर की भटियानी रानी की। जोधपुर की भटियानी रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के रूप में इनको जाना जाता है। ये कभी अपनी ससुराल जोधपुर में नहीं रही, लेकिन जब कभी भी जोधपुर रियासत पर कोई मुसीबत आई तो ये सेना लेकर दुश्मन से भिड़ गईं। स्वाभिमानी रानी की कहानी आज भी भारतीय महिलाओं के खून में स्वाभिमान और वीरता का संचरण करती है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में बाबर की मौत के बाद जब हुमायूं गद्दी पर बैठा और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण उसका आधार खिसकता जा रहा था और बिहार से शेर शाह सूरी का सूर्य चमकने लगा था, तब मारवाड़ नरेश मालदेव के झंडे लूनी नदी से बाहर निकलकर गंगा और यमुना के किनारों तक लहराने लगे और हुमायूं जैसे बादशाह उसकी शरण प्राप्त करने के लिए लालायित थे। उन्हीं दिनों मारवाड़ नरेश मालदेव का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी उमादे भटियानी से हुआ। फिर विवाह की पहली रात को जब रानी अपने महलों में राजा मालदेव की प्रतीक्षा कर रही थी, तब मालदेव अपने सरदारों के साथ बैठकर मदिरा पान में व्यस्त हो गया। उसके बाद देर रात रानी उमादेवी ने अपनी रूपवती दासी भालमती को राव मालदेव को बुला लाने के लिए भेजा। मदिरा के नशे में राव मालदेव भालमती को ही रानी उमादे समझ बैठा। जब रानी को इस बात का पता चला तो उसने अपने पति के लिए सजाया हुआ थाल उलट दिया। सुबह होने पर राजा मालदेव ने अपनी रानी उमादे से मिलकर रात की घटना पर खेद व्यक्त करना चाहा, लेकिन रानी उमादे ने राजा मालदेव से मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद राजा मालदेव ने कवि आशा बारेट को रानी को मनाने के लिए भेजा, लेकिन इस पर भी रानी मालदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर कवि आशा बारेट ने रानी को समझाते हुए कहा कि मान रखे तो पीव तज। उसने एक दोहा कहा कि मान रखे तो पीव तजे रखमान, दो दो गयंद ना बंधई, एक एक खम्बूठान। अर्थात कवि ने कहा कि पति और स्वाभिमान दो हाथी हैं, इन्हें एक साथ नहीं बांधा जा सकता, इनमें से किसी एक को चुन ले। इस पर रानी ने स्वाभिमान को चुन लिया और कवि को खाली हाथ भेज दिया। इस पर राव मालदेव क्रोध में भरकर जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हो गया और आते समय जैसलमेर के राजकीय उद्यान के बहुत सारे वृक्षों को काट आया, जिसे बड़ा बाग कहा जाता था। जैसलमेर नरेश लूणकरण ने अपने जवाई से इस घटना का बदला लेने के लिए मुगलों के ठाकुर जयसिंह को जोधपुर भेजा। ठाकुर जयसिंह जोधपुर आया और 3 दिन तक जोधपुर के बाग मंडोर उद्यान में रुका रहा। उसे जोधपुर के राजा से जैसलमेर राज्य के उद्यान के पेड़ों को काटने का बदला भी लेना था, लेकिन ये भी नहीं भूलना था कि जयपुर का राजा जैसलमेर के राजा का जवाई है। दूसरे दिन ठाकुर जयसिंह ने एक ऐसा उपाय सोचा कि जिससे जोधपुर के राजा को अपनी गलती का एहसास हो और उसके स्वाभिमान को ठेस भी न पहुंचे। उसने मंडोर के लोहारों को बुलवाकर पेड़ों की संख्या के बराबर संख्या में कुल्हाड़ियां बनवाई। उसने हर एक पेड़ के नीचे एक एक कुल्हाड़ी रखी और जैसलमेर लौट गया। मानो ऐसा करके उसने जोधपुर के राजा को संदेश दिया कि बदला लेना तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। रानी उमादे अपने ननिहाल चित्तौड़ में जाकर रहने लगी। चित्तौड़ में उसका महल रूठी रानी के महल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी आप चित्तौड़ में इस महल को देख सकते हैं। कुछ समय बाद रानी उमादे अपने पति मालदेव के निमंत्रण पर अजमेर चली आईं और तारागढ़ की पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग में रहने लगीं, जिसे इतिहास में बिठली दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुर्ग उस समय जोधपुर राज्य के अधीन हुआ करता था। जब मुगल बादशाह हुमायूं परास्त होकर ईरान भाग गया, तब जनवरी 1544 में शेर शाह सूरी 80,000 घुड़सवार लेकर जोधपुर के राजा मालदेव के खिलाफ अभियान पर निकला। उसने सबसे पहले अजमेर नगर को घेरा। मालदेव की रानी उमादे उस समय गढ़ बिठली में ही थी। जब मालदेव को शेर शाह के अभियान के संबंध में मालूम पड़ा तो उसने अपने सेनापति ईश्वरदास को लिखा कि वो रानी को लेकर जोधपुर चला आए। जब रानी उमादे को इस आदेश के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने ईश्वरदास से कहा कि शत्रु के आगमन का समाचार ज्ञात होने के बाद मेरा यहाँ इस तरह से दुर्ग छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। इससे मेरे दोनों कुलों पर कलंक लगेगा। इसलिए आप राव जी को लिख भेजें कि वहाँ का सारा प्रबंध मुझ पर छोड़ दें और विश्वास रखें कि शत्रु का आक्रमण होने पर मैं शत्रु को मारकर भगा दूंगी, और अगर इसमें सफल नहीं हुई तो रण के मैदान में जाकर आमने सामने की लड़ाई में अपने प्राण त्याग दूंगी। जब राव मालदेव को पत्र के द्वारा रानी के संकल्प की जानकारी हुई तो उसने सेनापति ईश्वरदास को लिखा कि तुम हमारी तरफ से रानी को कह दो कि अजमेर में हम स्वयं शेर शाह से लड़ेंगे, इसलिए वहाँ का प्रबंध तो हमारे ही हाथ में रहना उचित होगा और जोधपुर राज्य का प्रबंध हम रानी उमादे को दे सकते हैं। इसलिए रानी से कहें कि वो जोधपुर आ जाए। रानी रूपादे ने अपने पति की आज्ञा को मान लिया और वो अजमेर के दुर्ग को राव के सेनापति को सौंपकर जोधपुर के लिए रवाना हो गई।
जब वो रास्ते में थी तो मालदेव की अन्य रानियों को उमादे के जोधपुर आने की जानकारी हुई। मालदेव की अन्य रानियों ने मालदेव को जोधपुर ना आने का षड्यंत्र रचा। इसके बाद रानी कोसाना में ही ठहर गईं और मालदेव से कहलवा दिया कि मैं यहीं रहकर जोधपुर की रक्षा करूंगी, आप यहीं पर मेरे लिए सेना भिजवा दें। राव मालदेव ने ऐसा ही किया। इसके बाद मालदेव 50,000 सैनिकों के साथ अजमेर के लिए रवाना हुआ। बाद में सुमेलगिरी को उपयुक्त स्थान मानकर वहां लड़ने के लिए चला गया, लेकिन वहां पर अपने सेनापतियों पर शक हो जाने के कारण बिना लड़े ही युद्ध का मैदान छोड़कर जोधपुर चला आया। जोधपुर के सेनापतियों ने बिना राजा के ही युद्ध लड़ा और शहीद हो गए। ये युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले पर भी अधिकार कर लिया और राजा मालदेव को दुर्ग छोड़कर पहाड़ियों में जाना पड़ा। जब रानी ने देखा कि राजा युद्ध नहीं लड़ रहा है तो वो भी युद्ध का मैदान छोड़कर अपने ननिहाल चित्तौड़ चली गईं और कई वर्ष के बाद राव मालदेव के निधन की सूचना पाकर सीता के अग्नि रथ पर आरूढ़ होकर रानी उमादे भी इस मृत्युलोक से गमन कर गईं।